अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी वो भी रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके आगे भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, नज़र आ रहा है सबको? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, सेल्स रेवेन्यू में से सारी की सारी जितनी भी हमारी कॉस्ट्स होती हैं उसको माइनस करते हैं। सही है। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल हम सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। सही है। और फिर हम लेट से एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है या एक लेट से बुक शॉप है और वो बुक शॉप जो है उस पर बुक्स मिलती हैं और एक बुक जो है ना, एक बुक उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि 400 रुपये। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि वो जो दुकानदार है वो एक बुक कितने में बेचता है, इसको हम सेलिंग प्राइस कहते थे। सही है। एज्यूम कर लो ये बुक शॉप इसने रेंट पर ली है, तो ये उस बुक शॉप का एक रेंट पे करता है, रेंट ऑफ शॉप। और हम एज्यूम करते हैं कि वो 50 रुपये का रेंट इस शॉप का पे करता है। और जो ये बुक बेचता है 400 रुपये की, जो ये बुक बेचता है 400 रुपये की जो ये बुक बेचता है, इसकी एक कॉस्ट प्राइस भी होगी, यानी कि ये खरीदता कितने में है। हम मान लेते हैं लेट से कि ये एक बुक जो है ना वो 150 रुपये में परचेज करता है। ठीक है, एक किताब ये 150 रुपये में ख़रीदता है और फिर उसको ये 400 रुपये में बेचता है। तो 400 रुपये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में मैं कोई चीज़ बेचूंगा। 150 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जितने में मैं उस चीज़ को परचेज करूंगा या ख़रीदूंगा। और रेंट ऑफ शॉप भी एक मेरी कॉस्ट है, मेरा एक्सपेंस है, यानी कि जो वो शॉप है उसका किराया। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लेट से मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि इसने जो है ना वो 15 बुक्स बेची, 15 बुक्स बेची। ठीक है। अगर इसने 15 बुक्स बेची होंगी तो हमारे पास जो कॉस्ट होगी, जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 400 रुपये, एक चीज़ 400 रुपये की बेचता हूँ। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ये एक चीज़ 400 रुपये की बेचता है और इसने अगर 15 चीज़ें बेची हैं तो 6,000 रुपये इसको रिसीव हुए हैं या मिले हैं। ये इसका सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। 6,000 रुपये इसको रिसीव हैं या 6,000 रुपये इसको मिले हैं, ये इसका सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है। सेल्स रेवेन्यू 6,000 रुपये का मतलब ये है कि 400 रुपये के हिसाब से 15 बुक्स जो है वो ये टोटल 6,000 रुपये में बेच रहा है। ये 6,000 रुपये इसका सेल्स रेवेन्यू है। अच्छा, इससे ये बुक्स खरीदी होंगी, उसकी कॉस्ट कितनी पे करी होगी इसने? बुक्स को खरीदने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा इसका? एक बुक 150 रुपये की है तो 15 बुक्स कितने की हुई? 2,250 की। सही है। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आता है सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से। सेल्स रेवेन्यू है 6,000 रुपये, यानी कि ये कस्टमर्स को चीज़ें बेचता है तो 6,000 रुपये में बेच देता है। और इसके खर्चे दो हैं। इसका एक खर्चा है इसकी दुकान का किराया जो कि 50 रुपये है, और दूसरा इसका खर्चा है 2,200 और 50 रुपये का जो कि इसकी बुक्स की कॉस्ट है। तो इस हिसाब से इसका जो प्रॉफिट होगा वो 6,000 माइनस 2,300 कितना बच जाएगा? 3,700 रुपये। 3,700 रुपये इसका प्रॉफिट या 3,700 रुपये इसका मुनाफा कहलाएगा। 3,700 रुपये इसका प्रॉफिट कहलाएगा या 3,700 रुपये इसका मुनाफा कहलाएगा। जो इसने कमा लिया, जो इसने कमाया, ये इसका मुनाफा या इसका प्रॉफिट कहलाएगा। सही है। 3,700 रुपये इसने कमाए क्योंकि ये
400 रुपये के हिसाब से इसने 15 चीज़ें बेची, 6,000 रुपये मिले। 6,000 में से 150 रुपये के हिसाब से जो 15 चीज़ें खरीदी थी उसके 2,250 रुपये गए और 50 रुपये का रेंट गया, तो इसको 3,700 रुपये बच गए। ये इसका मुनाफा, ये इसका प्रॉफिट कहलाएगा। सही है। अच्छा, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमने कितनी टाइप्स लिखी थी कॉस्ट की? हमने ये डिस्कस किया था कि कॉस्ट 4 तरह की हो सकती है, यानी कि मेरे जो खर्चे हैं ना उसकी 4 किस्में हो सकती हैं। एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, एक कॉस्ट हमारी कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिर एक कॉस्ट हमारी जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर एक और कॉस्ट होती है वो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और एक और हमारा खर्चा होता है जो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। ये 4 तरह के खर्चे हैं, ये 4 तरह के एक्सपेंसेस हैं, 4 तरह के खर्चे हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये 4 तरह के अलग अलग खर्चे हैं। अब इसमें से पहला जो खर्चा है, खर्चा नंबर 1, वो कहलाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। पहला जो खर्चा है उसको मैं रिकैप करता हूँ और थोड़ा सा अब डिटेल में चलते हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक ऐसा खर्चा होता है, अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज with level of activity। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है, जो यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होती है। जितने ज़्यादा या जितना कम कारोबार हो, फिक्स कॉस्ट का खर्चा उतना ही होता है जितना पहले तय हुआ होता है। इस फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल हमने देखी थी, फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल क्या देखी थी? रेंट। लेट से यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रेंट ऑफ शॉप। और रेंट ऑफ शॉप ऐसे एग्जाम्पल हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉप जो है वो रेंट पर ली, और बुक शॉप की एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर महीने लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पर यूनिट्स लिखते हैं और साथ में कॉस्ट लिखते हैं। सही है। तो अगर लेट से मैंने कोई जगह किराए पे ली, मिसाल के तौर पर उसका किराया 100 रुपये है। जनवरी में मैंने वो जगह किराए पे ली, मुझे 100 रुपये का किराया पे करना पड़ेगा। मान लो जनवरी में नया नया बिजनेस था, तो एक कस्टमर आया था, एक कस्टमर आया ना, तो मुझे 100 रुपये किराया पे करना पड़ेगा जनवरी के महीने का, क्योंकि वो मेरी एक फिक्स कॉस्ट है। फरवरी के महीने में दोबारा से लेट से 2 कस्टमर्स आए, 2 कस्टमर्स आएंगे, फिर भी किराया इंक्रीज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। 100 रुपये किराया तय हुआ था महाना, तो 100 रुपये ही रहेगा। 2 कस्टमर्स आ गए, फिर भी 100 रुपये ही होगा। मार्च में लेट से 4 कस्टमर्स आ गए, फिर भी किराया 100 रुपये रहेगा। अप्रैल में फॉर एग्जाम्पल 8 कस्टमर्स आ गए, फिर भी किराया 100 रुपये रहेगा। यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी इंक्रीज, डिक्रीज या चेंज नहीं होती है, जितनी तय हो जाती है उतनी ही रहती है, कस्टमर्स के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। फिर इस फिक्स कॉस्ट का मैं एक ग्राफ बनाता हूं, फिक्स कॉस्ट का मैं बनाता हूं ग्राफ। हम अगर फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमारे पास जो है वो ये एक्स और वाई एक्सिस में बनाता हूं। ये हमारे पास यहां पर यूनिट्स हैं और यहां पर कॉस्ट है। ठीक है, यूनिट्स और कॉस्ट। अब अगर यूनिट्स और कॉस्ट मैंने लिख दिया,
चाहे 0 यूनिट्स हो, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 4 यूनिट हो, चाहे 8 यूनिट्स हो, जो मेरा फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये ही रहेगा। यानी कि ये एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, चेंज नहीं होगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। फिर हमने हमारी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी थी। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ा था? अ कॉस्ट दैट डज चेंज with level of activity। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। इसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो अभी बुकशॉप वाली एग्जाम्पल दी उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम? उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं परचेज कॉस्ट ऑफ अ बुक। ठीक है। और अगेन इसके लिए हम यहां पर यूनिट्स लिखते हैं और कॉस्ट लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। लेट्स से जनवरी में मेरे पास 0 कस्टमर्स आए, 0 कस्टमर्स, एक भी कस्टमर नहीं आया। और लेट्स से एक किताब जो है ना वो मुझे 150 रुपए की मिलती है। तो अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो उसको किताब नहीं बेची, किताब नहीं बेची तो कोई कॉस्ट भी नहीं हुई। फरवरी में एज्यूम कर लो एक कस्टमर आया। अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो 150 रुपए के हिसाब से 150 का खर्चा होगा। मार्च में एज्यूम कर लो 2 कस्टमर्स आए तो खर्चा 300 होगा। अब ये वाला खर्चा जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उतना इंक्रीज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए क्योंकि ये डिपेंड ही कस्टमर्स पर करता है। अगर कस्टमर्स होंगे तो बढ़ेगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में ये डिफरेंस था। सही है भाई, इसमें कोई मसला है तो बताओ। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी करी थी, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, तो वो जो लोग पहली क्लास ले रहे हो काइंडली उसको देख लेना ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। सही है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको मैंने ब्रीफली रिवाइज कर दिया। आगे चलें। अब हमारे पास अगली कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तो लास्ट क्लास का काम था यहां तक। अगली कॉस्ट है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है अ कॉस्ट दैट इज अ कॉम्बिनेशन of both fixed and variable cost। A cost that is a combination of both fixed and variable cost। सेमी वेरिएबल कॉस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया ना? ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होगा और कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कि आपके घर पर जो के इलेक्ट्रिक का बिल आता है,
दूसरी एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि भाई ये जो हमारा करीम का, बाइकिया का, उबर का बिल होता है, के इलेक्ट्रिक के बिल में क्या होता है, जब आपके घर पर के इलेक्ट्रिक का मीटर लगता है ना, लाइन लगती है, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक बोल देता है कि मैं आपसे जो है ना वो 200 रुपये लाइन रेंट लूँगा, लाइन रेंट, चाहे आप बिजली चलाओ या ना चलाओ, लाइन रेंट आपको देना होगा। 200 रुपये तो आपको देने ही होंगे, चाहे आपके 0 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हो बिजली के। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक बोलता है कि जितने यूनिट्स चलाओगे उस हिसाब से मैं पर यूनिट आपसे और पैसे भी लूँगा। ठीक है, पर यूनिट आपसे और पैसे भी लूँगा। यानी कि जो पैसे होता है ना, उसमें एक हिस्सा फिक्स्ड होता है जो आपने देना ही देना है, जो कि लाइन रेंट है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से जितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल होते हैं उतने पैसे पे करने होते हैं, ये एक अलग हिस्सा है। सही है, तो दो हिस्से देने होते हैं, दो तरह की कॉस्ट से पूरा बिल बनता है। इसी तरह से करीम या उबर में क्या होता है, करीम या उबर जब बुलाते हो तो आपको एक बेस फेयर देना होता है, 40-50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। आप अगर उबर या करीम या बाइकिया अपने घर पे बुलाओगे तो वो पैसे तो आपको देने ही हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा हर मिनट या किलोमीटर के हिसाब से भी मजीद बिल बनता है। जितने किलोमीटर या मिनट ज़्यादा लगेंगे उतना बिल ज़्यादा होगा। तो बिल के दो हिस्से हो गए। इसका मतलब बेस फेयर देना ही देना है, फिक्स्ड है, और वो जो मिनट या किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा वो वेरिएबल है। ठीक है ना, तो दो हिस्से होते हैं। इस तरह की कॉस्ट को हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हम ये कहते हैं कि यार एक घर वाला है और उसके घर के इलेक्ट्रिक की लाइन लगी हुई है, और उसका जो लाइन रेंट है ना वो 200 रुपये। लाइन रेंट 200 रुपये होने का क्या मतलब है कि 200 रुपये तो पे करना ही है। इसके अलावा पर यूनिट 15 रुपये, यानी कि जितनी बिजली ये चलाएगा उसके हिसाब से इसको हर यूनिट के 15 रुपये मजीद देने होंगे। अब अगर मैं यहां पे लिखूं जनवरी, फरवरी, मार्च, और ऊपर लिख दूं यूनिट्स, और साथ लिख दूं कॉस्ट। जनवरी में 0 यूनिट्स इस्तेमाल हुए बिजली के, क्या बिल आएगा, कितना, लाइन रेंट 200 रुपये। 200 रुपये तो पे करने ही है ना। फरवरी में जो है वो 6 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल हुए, बिल आएगा कितना। देखो पहले वाले महीने में तो सिर्फ और सिर्फ 200 का लाइन रेंट था, दूसरे वाले महीने में 200 का लाइन रेंट तो पे करना ही है। इसके अलावा आपको 15 रुपए के हिसाब से 6 यूनिट्स के 90 रुपए और पे करने, और 290 रुपए आपका टोटल बिल होगा। सही है। इसी तरह से लेट से कि उससे अगले महीने में यानी कि मार्च में बिजली के जो है वो 8 यूनिट्स इस्तेमाल हुए, अब बिल आएगा कितना, 200 रुपये फिक्स वाले पे करने होंगे, और 15 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट्स के 120, तो ये टोटल 320 रुपए बनेंगे। सही है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अब ग्राफ कैसा होगा। देखो जब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ की बात करेंगे ना, हम अगर ऐसा कर लें कि यहां पर हम यूनिट्स लिखें कि बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए, और यहां पर हम कॉस्ट लिख लें 0 यूनिट, 0 यूनिट, 0 यूनिट, 0 यूनिट पर भी बिल आएगा। 0 यूनिट पे कितना बिल आएगा, 200।
और फिर ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट पर बिल 215 होगा, 2 यूनिट्स पर बिल 230 होगा, 3 यूनिट्स पर बिल 245 होगा, 4 यूनिट्स पर बिल 260 होगा, और इस तरह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जाने का मतलब ये कि जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे बिल भी इंक्रीज हो रहा है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं एक सवाल पूछूं, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास स्टडी टेक्स्ट में ऑलरेडी हैं जो आज मैं होमवर्क दूंगा, तो तवज्जो से देखना कि ये जो मैं स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल लेट से जनवरी फरवरी यूनिट्स कॉस्ट 120 एक या 12 यूनिट्स का बिल 220, 15 यूनिट 250, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं आपको ये कहता हूं कि यार एक घर वाला है, उसने जो है ना जनवरी में 12 यूनिट्स इस्तेमाल करे, बिल आया 220 रुपये। फिर उसने फरवरी में 15 यूनिट्स इस्तेमाल करे, बिल आया 250 रुपये। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मार्च में ये 20 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करेगा तो इसका बिल कितना आएगा? ठीक है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मार्च में अगर ये 20 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करेगा तो इसका बिल कितना आएगा? 300। हाँ भाई, सब एग्री करते हो क्या 300 पे? कैलकुलेट करेंगे, तुम बताओ। नहीं आएगा बिल? आएगा, तुम बताओ कितना? 300 कैसे? यही सही तरीका है। देखो ये जो 220 रुपये हैं, 220 रुपये में दो चीज़ें शामिल हैं। 220 रुपये में क्या दो चीज़ें शामिल हैं? लाइन रेंट शामिल है और पर यूनिट जो पैसे लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ, अगर वो बोल देगा ना कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सवाल है तो मेंशन होगा, और नहीं भी मेंशन हो, चलो नहीं है मेंशन, फिर कैसे निकालेंगे? तुम खुद सोचो ना कि 12 यूनिट्स पर 220 का बिल आ रहा है और 15 यूनिट्स पर 250 रुपये का बिल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड तो शामिल होगा ना। ज़रूरी थोड़ी है, कैसे निकाले 18.33? और अगर 250 को 15 से डिवाइड करते हो अलग आएगा, इसका मतलब कुछ फिक्स भी शामिल है ना। अगर तो ये यूनिट्स वेरिएबल होते दोनों का आंसर सेम आता ना। सही है। देखो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये जो 220 रुपये ना, इसमें एक फिक्स कॉस्ट कोई शामिल है, और इसके अलावा जो है ना एक आपके पास जो है ना वेरिएबल कॉस्ट शामिल है 12 यूनिट्स की। सही है। और जो 250 रुपये हैं इसमें भी एक फिक्स कॉस्ट शामिल है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी शामिल है? 15 यूनिट्स की। देखो आप इसको यूं देखोगे कि यार मेरा बिल ज़्यादा क्यों आया, और कितने रुपए ज़्यादा आया? कितने रुपए ज़्यादा आया बिल? 30 रुपये ज़्यादा आया। बिल जो है ना वो मेरा 30 रुपये ज़्यादा आया। बिल जो है वो मेरा 30 रुपये ज़्यादा आया। 220 बिल आया था जनवरी में, फरवरी में 250 रुपये बिल आया, 30 रुपीज़ ज़्यादा आया। अब बिल ज़्यादा क्यों आया होगा?
बिल ज़्यादा इसलिए आया होगा क्योंकि मैंने बिजली के 3 यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसीलिए आया होगा ना। फिक्स तो इंक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 30 रुपए का बिल ज़्यादा आया था क्योंकि बिजली के 3 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट जो होगा ना वो 10 रुपए का होगा। 1 यूनिट जो है वो 10 रुपए का होगा। 30 रुपए के 3 यूनिट्स हैं तो एक 10 का होगा। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट 10 रुपए का होगा, अगर 1 यूनिट 10 रुपए का होगा, अब आप इसको यूं सोचो कि जनवरी का जो बिल था, जनवरी का बिल कितना था? जनवरी का बिल 220 रुपए था। इसमें लाइन रेंट भी शामिल था, और क्या शामिल था? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो भी शामिल थी। अच्छा, इस 220 में 220 का जब बिल आया था तब मैंने बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए थे, और 1 यूनिट कितने का है? इसका मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 12 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 120 रुपए, वेरिएबल वाला हिस्सा हटा दूं, ये टोटल था ना, ये टोटल था, ये टोटल कॉस्ट थी, ये मेरी टोटल कॉस्ट थी, 220 रुपए टोटल कॉस्ट थी। इसमें से वो हिस्सा हटा देता हूं जो वेरिएबल था, तो बचेगा कितना? 100 रुपए। ये क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर टोटल में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं और उससे अगर हम वेरिएबल हटा देते हैं तो फिक्स बच जाता है। ऐसा काम मैं फरवरी पर भी कर सकता हूं। देखो, अगर फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में टोटल बिल कितना आया था? 250 रुपए। और जब 250 का बिल आया था मैंने बिजली के कितने यूनिट यूज किए थे? 15। तो 1 यूनिट कितने का? 15 यूनिट्स कितने के होंगे? 150। 250 में से 150 माइनस करो, 100 की मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। ये टोटल कॉस्ट है, उसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट हटा दी तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट बच गई। सही है। अब मार्च का बिल आ सकता है। मार्च का बिल ऐसे आ सकता है कि मार्च के बिल में जो है ना वो 100 रुपए फिक्स्ड होंगे और 20 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए वेरिएबल होंगे और टोटल पैसे 300 होंगे। 300 रुपए का बिल आएगा मेरा। सही है, इसमें कोई मसला? एक और ऐसी ही एग्जाम्पल करवाता हूं। एग्जाम्पल लेट से मेरी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो है 180 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो है 5 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है मेरी वो है 180 और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट वो है 5 पर यूनिट। सही है। जनवरी, फरवरी यूनिट्स कॉस्ट। जनवरी में मैंने 4 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे, बताओ बिल कितना आएगा? 180 रुपीज फिक्स्ड हो गए, है ना? और 4 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए, तो 200 हो गए। अच्छा बताओ फरवरी में बिल कितना आएगा? फरवरी में लेट से 7 यूनिट्स हैं,
180 रुपये फिक्स्ड हो गए, 7 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 35, तो टोटल 215। सही है, इसमें कोई मसला? अब अगर यही चीज किसी ने आपको एक सवाल बनाकर दी हो, यानी कि आपका एक सवाल आया हो पेपर में कि जनवरी में जो आपने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे 4 थे, जो बिल था वो 200 था। फरवरी में आपने 7 यूनिट्स इस्तेमाल करे थे, जो बिल था 215 था। सवाल आपसे पूछे कि आप बताओ कि भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, क्या आंसर होगा? क्या करेंगे? सही है। हम ये करेंगे सबसे पहले कि हम बोलेंगे कि भाई मेरा बिल कितने से बढ़ा है, मेरा बिल पहले 200 था, अब कितना है? 215, यानी कि बिल का इजाफा, बिल में इजाफा है 15 रुपए। क्यों इजाफा है 15 रुपए? इसलिए क्योंकि मैंने 4 के बजाय 7 बिजली के यूनिट्स यानी कि 3 यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 15 रुपए का बिल ज़्यादा आता है 3 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट जो है ना वो 5 रुपए का होता होगा। यानी कि सबसे पहले वेरिएबल वाला हिस्सा कैलकुलेट होगा। हमने ये कैलकुलेट किया कि भाई बिल कितना ज़्यादा आया, 15 रुपये। वो बिल 15 रुपये ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि बिजली के आपने 4 के बजाय 7 यानी कि 3 यूनिट ज़्यादा यूज़ करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 रुपये के 3 यूनिट्स थे, तो एक यूनिट जो होगा वो 15 डिवाइडेड बाई 3 5 रुपये का होता होगा। फिर फिक्स कैसे निकालेंगे? हम ये कह सकते हैं कि भाई 200 रुपये का जब बिल आया था तब हम बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे थे, और एक यूनिट कितने का? तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 4 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए, तो मैं 180 पर आ जाऊंगा। क्योंकि 200 रुपए में 4 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए वेरिएबल वाले शामिल है। क्या मैं 215 में से माइनस कर सकता हूं? अगर मैं 215 यूज करूंगा तो क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि यार 215 रुपए जो है ना, इसमें 7 यूनिट्स के 5 रुपए के हिसाब से 35 रुपए शामिल है, वो हटा देता हूं, तो उससे भी मैं 180 पर ही आऊंगा, सेम आंसर पर आऊंगा। सही है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें एक हिस्सा फिक्स्ड होता है और एक हिस्सा वेरिएबल होता है। सही है भाई, इसमें कोई मसला? अगली कॉस्ट हमारी है स्टेप
फिक्स्ड कॉस्ट। यार ग्राफ तो ग्राफ होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें इस तरह से टाइप्स पढ़ लेंगे। अच्छा जी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, अ कॉस्ट दैट remains constant then changes then again remains constant and so on। स्टेप फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो पहले सेम रहती है, फिर चेंज होती है, फिर सेम रहती है, फिर चेंज होती है। इस तरह की कॉस्ट एक स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल हम यूं ले लेते हैं कि लेट से आपने एक नया रेस्टोरेंट सेटअप किया और उस रेस्टोरेंट में जो है आपने एक सुपरवाइजर हायर किया और उस सुपरवाइजर को जो है वो आप देते हो रुपीस 25,000 पर मंथ। सही है। और उस सुपरवाइजर का ये काम है कि वो ये देखे कि जितना भी स्टाफ है उस कंपनी का वो सही काम कर रहा है या नहीं, या वेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। अब आपका रेस्टोरेंट शुरू में छोटा था तो वहां पर एक वेटर था, तो आपकी सुपरवाइजर की कॉस्ट जो है ना वो 25,000 रुपये थी। फिर 2 वेटर्स हुए तो भी 25,000 रुपये, फिर 3 वेटर्स हुए तो भी 25,000 रुपये, क्योंकि एक सुपरवाइजर काम कर रहा था। फिर 4 वेटर्स हो गए तो इस एक सुपरवाइजर ने ये बोला कि भाई मैं अकेला सबका काम नहीं देख सकता, आप एक और सुपरवाइजर रखो। तो अब मेरी कॉस्ट 25,000 से डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, 50,000 पर चली जाएगी। फिर 5 वेटर्स पे भी 50,000 होगी, 6 वेटर्स पे भी 50,000 होगी। फिर जब 7 वेटर्स हो जाएंगे तो कॉस्ट कहाँ चली जाएगी, 75,000 पर चली जाएगी। और 8 होंगे तो भी 75 होगी, और 9 होंगे तो भी 75 होगी। ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो 1 2 3 वेटर्स तक तो ये 25,000 पर ही होगा। फिर जैसे ही 4 या 5 या 6 वेटर्स हो जाएंगे तो ये 50,000 पर चला जाएगा। फिर जैसे ही 7 या 8 या 9 वेटर्स होंगे तो ये 75,000 पर चला जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, स्टेप्स में, पहले सेम, फिर जंप में इंक्रीज, फिर सेम, फिर जंप पे इंक्रीज। ठीक है, ये आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट है।
लाइन स्टार्ट 0 से होगी, क्योंकि अगर एक भी वेटर नहीं हुआ फिर भी 25,000 रुपये वाला सुपरवाइज़र होगा ना शुरू में। अच्छा, अब हमने ये 4 कॉस्ट डिस्कस कर ली, लेकिन सबसे जो 2 कॉमन कॉस्ट होती है ना, कॉमन, या जिनको अभी हम फिलहाल यूज़ करेंगे, वो हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। सही है। बाकी कॉस्ट जो है वो अभी हम इतना नहीं देख रहे हैं, हम यूँ समझ रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो या तो फिक्स्ड होती हैं या तो वेरिएबल होती हैं। हमने अपना प्रॉफिट का एक इक्वेशन पढ़ा था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर हम ये कहते हैं कि कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट था, लेकिन कॉस्ट में अगर मैं 2 टाइप्स गिनूं, वेरिएबल और फिक्स, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला जो हिस्सा है ना, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन किस चीज को नाम दिया जाता है? सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह कंट्रीब्यूशन लिखा, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट भी लिखा जा सकता है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां पर और लिखूं, लेट से आपकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो है 45 पर यूनिट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है 25 पर यूनिट, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो है 100। सेलिंग प्राइस 45 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 पर यूनिट है, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 100 है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेट से मैंने 2 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट कितने का बेचता हूं, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? एक यूनिट 45 का, तो 2 यूनिट्स 90 के मैंने बेचे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपए है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 25 है, तो 2 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 50 होगी। एक यूनिट 25 का है तो 2 यूनिट्स 50 के।
अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना होगा? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट पे आने के लिए तो फिक्स कॉस्ट को भी माइनस करना होगा, तो मैं फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देता हूं। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। तो 60 का क्या है? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है बल्कि 60 का लॉस है। ठीक है। अगर कोई दो यूनिट्स बेचता है तो ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से 2 यूनिट्स 45 के हिसाब से बिकेंगे 90, फिर 2 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए के हिसाब से 50, कंट्रीब्यूशन आ गई 40, फिक्स कॉस्ट है 100 रुपए, तो प्रॉफिट या लॉस में से लॉस होगा 60 का। अच्छा, अगर लेट से 5 यूनिट्स हो तो क्या होगा बताओ? एक यूनिट 45 का बिकता है ना, तो 5 यूनिट्स कितने के? 45 इंटू 5 225। अच्छा, एक यूनिट जो है वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट 25 है, तो 5 की कितनी हुई? 125। कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 100। फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 100। तो मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर लेट से कोई 8 यूनिट्स बेचे, सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 45 इंटू 8 कितना बनता है? 45 इंटू 8 360। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 25 है, तो 8 की कितनी हुई? 200। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 160। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। तो 60 का क्या है? प्रॉफिट है। सही है। देखो ये याद रखना कि कभी भी अगर आपकी कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट तो आपको लॉस होगा। अगर कभी भी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट से कम होगी ना तो लॉस होगा। पहले वाले केस में कंट्रीब्यूशन 40 है, फिक्स कॉस्ट 100 है, तो लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होगी तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। और नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन भी कहते हैं। तीसरे वाले केस में अगर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देखो कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो तुम लोग जब कैफ 3 या कॉस्टिंग में आओगे तो इसको डिटेल में भी पढ़ोगे। फिलहाल बस ये याद रखो कि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, किसमें से क्या माइनस करते हैं? सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। सही है।
अगर आपको कभी भी टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी हो ना, अगर आपको कभी भी टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी हो तो आप सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो। जिस तरह से 2 यूनिट्स की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू 90 थी, 2 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 50 थी, 90 में से 50 माइनस किया, 40 की कंट्रीब्यूशन आ गई। इसी तरह से 5 यूनिट्स की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू 225 थी, 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 125 थी, तो 100 रुपए का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है 1 यूनिट की माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये भी लिख लो। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो ना, तो मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मतलब है कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, वो कितने यूनिट्स पर है। अभी जो एग्जांपल करिए इसमें कितने यूनिट्स पर ब्रेक इवन है कंपनी का, 5 यूनिट्स पर। क्योंकि जब कंपनी 5 यूनिट्स बेचती है तो कंपनी को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप किसी भी सवाल में फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे ना, तो भी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आएगा। सही है। अब फॉर एग्जांपल जो अभी हमने सवाल किया, इस सवाल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी, सेलिंग प्राइस कितनी है 45, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 25। तो 45 में से 25 माइनस करो, कितना आया 20। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, कितना आया 5 यूनिट्स। ऐसे भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं।
सही है भाई? अगली चीज अपने पास, अगली हेडिंग डालो, कॉस्ट फंक्शन। अभी हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी कॉस्ट होती है ना, वो या तो फिक्स्ड होती हैं या तो वेरिएबल होती है। सही है? आपके पास कभी कभार एक कॉस्ट फंक्शन होता है, उसको समझने के लिए लेट से पहले मैं कहता हूं कि भाई एक कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए और फिक्स कॉस्ट है 100 रुपए, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 20 है। ठीक है? अब मैं यहां पर यूनिट्स लिखता हूं और साथ में जो है ना वो मैं लिखता हूं टोटल कॉस्ट। जीरो यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी होगी? 100, इसलिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपने हर लिहाज से पे करनी है। एक यूनिट पर क्या होगी? 2 यूनिट्स पर क्या होगी? 3 यूनिट पर क्या होगी? 160। कभी कभार आप एक कॉस्ट का फंक्शन बनाते हो विच इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट multiplied by number of units. Total cost is equals to fixed cost plus variable cost per unit multiplied by number of units. ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप टोटल कॉस्ट की जगह लिख दो C, और ऊपर वाला अगर हम सवाल देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 100। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? तो फिक्स कॉस्ट की जगह आप लिख दो 100। सही है? क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है? क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है? ठीक है, दो बातें अलग अलग। देखो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, हाँ, जितने ज्यादा यूनिट्स उतनी ज्यादा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है? नहीं, अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा कुछ भी। हाँ बोलो। हाँ, वो बहुत सारे केसेस डिस्कसिंग कर रहे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है अभी लिखी हुई? 20। तो मैं इसको लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जगह 20 लिख देता हूँ और यूनिट्स की जगह जो है ना x लिख देता हूँ। ये कहलाता है आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये कहलाता है आपका कॉस्ट फंक्शन। अब इस कॉस्ट फंक्शन का क्या मकसद होता है? इस कॉस्ट फंक्शन में आप x की जगह x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट्स को। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट को। इस फंक्शन में अगर आप x की जगह यूनिट्स डाल दोगे ना तो वो आपको क्या बता देगा? कॉस्ट बता देगा। ठीक है ना? इस जगह इस फंक्शन में अगर फॉर एग्जांपल लेट से कोई बोलता है कि मुझे बताओ 0 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी, तो 100 प्लस 20 इंटू 0। सारे मैसेजेस पढ़कर रिप्लाई करो, मैसेजेस पढ़कर रिप्लाई कर दो सारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा? 100। अच्छा,
अगर एक यूनिट की बात करेंगे तो 100 प्लस 20 इंटू 1 120। 2 यूनिट्स की बात करेंगे तो 100 प्लस 20 इंटू 2 140। ये आपका कॉस्ट फंक्शन का काम होता है। ये कॉस्ट फंक्शन एक बार आपने बना लिया, फिर उसमें आप यूनिट्स डालोगे, वो कॉस्ट बताता रहेगा। हाँ अलग होगा, फंक्शन अलग होगा, बिल्कुल ठीक है। सही है, इसमें कोई मसला? अब लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक सवाल है, उसमें आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है 55 और आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको 100 प्लस 35x। रिक्वायरमेंट नंबर 1, प्रॉफिट फंक्शन बताओ। नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ कि कंपनी जो है ना, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहाँ होगा। नंबर 3, सारे एक मिनट है बस, अगर कंपनी को जो है ना वो प्रॉफिट चाहिए हो 60 का, तो कितने यूनिट्स बेचने होंगे। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, प्रॉफिट फंक्शन बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, और अगर कंपनी को 60 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ये बताओ, जरा सोच के सॉल्व करो। देखो जी, हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट फंक्शन बनाओ। जिस तरह से एक चीज कॉस्ट फंक्शन है कि भाई कॉस्ट फंक्शन में यूनिट्स डालता हूं तो वो क्या बताता है, कॉस्ट। इसी तरह से प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा कि प्रॉफिट फंक्शन में मैं यूनिट्स डालूंगा तो वो क्या बताएगा, प्रॉफिट। सही है ना। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि सेल्स रेवेन्यू किसके बराबर होता है। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अगर कोई ये बोले ना सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन बनाओ, अगर कोई बोले सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन बनाओ, तो वो होगा एस आर या सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 55
एक्स। ऐसे क्यों होगा सर? भाई एक्स की जगह मैं अगर यूनिट्स डालूंगा तो मुझे सेल्स रेवेन्यू पता चल जाएगा ना। मिसाल के तौर पे मैं 0 यूनिट्स बेचता हूं तो सेल्स रेवेन्यू कितना? 0। 55 इंटू 0 0। 1 यूनिट बेचता हूं तो सेल्स रेवेन्यू कितना? 55। 55 इंटू 1 55। 2 यूनिट्स बेचता हूं तो सेल्स रेवेन्यू कितना? 110। 55 इंटू 2 110। तो ये सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन है, यानी कि मैं यूनिट्स बताऊंगा वो मुझे सेल्स रेवेन्यू बता देगा। कॉस्ट का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। प्रॉफिट का फंक्शन जो है ना, प्रॉफिट का फंक्शन वो होगा सेल्स रेवेन्यू का फंक्शन माइनस कॉस्ट का फंक्शन। यानी कि प्रॉफिट का फंक्शन जो होगा ना वो होगा 55x माइनस 100 प्लस 35x। तो आपका जो प्रॉफिट का फंक्शन होगा, प्रॉफिट का फंक्शन होगा 55x में से 35x माइनस करो, माइनस होगा ना 55x माइनस 100 और माइनस 35, तो ये बच जाएगा आपके पास 20x माइनस 100। ये आपका प्रॉफिट का फंक्शन होगा, ये आपका प्रॉफिट का फंक्शन होगा। देखो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैं यहां पर एक रफ वर्किंग करता हूं, ये हो जाएगा 55x माइनस 100 माइनस 35x, है ना। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाली हर चीज माइनस से मल्टीप्लाई होती है ना, सही है। ये आपका प्रॉफिट का फंक्शन होगा, यानी कि ये प्रॉफिट का फंक्शन क्या बताएगा? अगर मैं इसको यूनिट्स बताऊंगा तो ये बता देगा कि उतने यूनिट्स बेचने पर कितना प्रॉफिट है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा मैं एक मिनट दोबारा से ही शेयर करता हूं, अब आ जाएगी। देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो? एक मिसाल ले लो, लेट्स से मैं 4 यूनिट्स बेचता हूं, मैं अगर 4 यूनिट्स बेचता हूं तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा बताओ? 4 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 55 इंटू 4 220। 4 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1 यूनिट की कितनी है? 1 यूनिट की 35 है। देखो ना अभी हमने पढ़ा ना कि कॉस्ट के फंक्शन में वो x के साथ जो 20 लिखा हुआ था वो वेरिएबल कॉस्ट होती थी ना, तो 35 है ना 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, तो 4 यूनिट्स की वेरिएबल कितनी बनी? 140। सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? कितना आया? 80। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। तो क्या आ रहा है? 20 का लॉस। यही काम आप डायरेक्टली, ठीक है ना, यही काम आप डायरेक्टली, यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बाकी सब स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर, स्क्रीन नजर आ रही है मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है। एक बच्चे को नहीं आ रही है, हो सकता है उसके साइड पे ही मसला हो। अगर मैं प्रॉफिट के फंक्शन में ये पुट इन करता हूं, आप प्रॉफिट के फंक्शन में 4 पुट करो तो क्या बनेगा? 20 इंटू 4 माइनस 100 कितना आता है? -20 आता है, यानी कि सही है फंक्शन। ऐसे मैन्युअली वर्कआउट किया तो भी मुझे पता चल गया 20 का लॉस है। फंक्शन में x की जगह 4 डाला, मैंने उसको बोला भाई 4 यूनिट्स पे कितना नफा या फायदा या नुकसान वगैरह होगा, तो उसने उसमें भी आंसर मुझे -20 दिया, सही है। पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ था, क्या ढूंढो? ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढो। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन पॉइंट पर, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट में 2 तरह से कैलकुलेट कर कर दिखाता हूं। मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, तो इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। एक तरीका तो हमने पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करी थी हमने? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी है? 55। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 35। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आई? 20। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, कितना आता है? 5 यूनिट्स। यानी कि इस फॉर्मूले से मेरा आंसर 5 यूनिट्स आ रहा है, विच मीन्स कि मैं 5 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा। अगर मैं 5 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो, 1 यूनिट 55 का बिकता है, तो 5 यूनिट्स कितने के बिकेंगे? 5 इंटू 55 कितना होता है? 275। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 35 है, तो 5 की कितनी हुई? जल्दी जल्दी बताओ। 175। तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो भी माइनस कर दो। क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर सही आया है। अगर सही नहीं होता तो ये 0 नहीं आता ना यार। दूसरा तरीका ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने का क्या है? क्या आपने जब प्रॉफिट फंक्शन बना लिया ना, प्रॉफिट फंक्शन क्या बनाया आपने? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20x माइनस 100। ब्रेक इवन पर प्रॉफिट कितना होता है? 5 रुपए, 10 रुपए? नहीं होता ना, यानी कि कितना होता है? 0 होता है। प्रॉफिट की जगह लिख दो 0। प्रॉफिट नहीं होता, कितना होता है? 0 होता है। प्रॉफिट की जगह 0 लिख दो। 0 इज इक्वल्स टू 20x माइनस 100। माइनस 100 उल्टे हाथ पर आएगा तो प्लस 100 होगा। 100 इज इक्वल्स टू 20x। x इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 5 यूनिट्स। सही, सेम आंसर आ रहा है। और हमने चेक भी कर लिया 5 यूनिट्स पर ब्रेक इवन है। आखिरी चीज उसने बोला कि 60 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो आपको प्रॉफिट का फंक्शन पता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20x माइनस 100। प्रॉफिट की जगह लिख दो 60। 20x माइनस 100, माइनस 100 लेफ्ट साइड पर जाकर ऐड होगा। 160 इज इक्वल्स टू 20x। x जो है वो कितना होगा? 160 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 8 यूनिट्स। यानी कि ये आंसर मुझे ये बता रहा है कि अगर कोई 8 यूनिट्स बनाकर बेचेगा तो उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? 8 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 8 इंटू 55 कितना बनता है? 8 इंटू 55 कितना बनता है? 440 बनता है। लेस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। 35 इंटू 8 कितना होता है? 280। 280 ना। कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 160। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 60। सही।
डन है? हाँ, सारे बच्चों को भी बोल दो टेस्ट 2 का, और आ जाओ तुम क्लासेस स्टार्ट कर लें। अब आप लोग सब ग्रुप जो है ना हमारा QM वाला, उस पर ज़रा अटेंडेंस मार्क करो, अपना नाम लिखो और आगे प्रेजेंट लिख दो, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो और जितने भी ऑन कैंपस स्टूडेंट हो। और स्टडी टेक्स्ट लाए हो ना आज? एक स्टडी टेक्स्ट दिखाना, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं। होमवर्क के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग ट्राई करना, सॉल्व हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप लोगों का अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं रेंडमली जो है ना वो रजिस्टर्स चेक करता हूँ, यानी कि अगली क्लास में 5-10 लोगों के ऐसे ही रजिस्टर उठा लूंगा। काम कंप्लीट होना चाहिए, वरना होगा ये कि तुम लोग यहाँ पर आकर बैठोगे पहली क्लास में, ठीक है ना? दूसरी क्लास का बाद में बताऊंगा, पहली क्लास में यहाँ पर आकर बैठकर फिर तुम्हें काम करना होगा, जैसे भी करो, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा है ना, उस हिसाब से आप लोग जो कवरेज कर कर आओगे, जो चीज़ें रीड कर कर आओगे या सवाल सॉल्व कर कर आओगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें, काइंडली होमवर्क नोट डाउन कर लो, होमवर्क लिख लो फटाफट। नहीं, बस 2 मिनट चाहिए। कॉस्टिंग वाले बच्चों के ग्रुप में बता देना यार, यही क्लास ले रहा हूँ, वो सारे से भी बोल दिया मैं बोला पूरा दिन इधर ही लगा रहा है मेरा कंप्यूटर, मल्टीमीडिया पे भी, ठीक है? आप लोगों के पास पेज नंबर 17 पर 2 एग्जाम्पल्स आ रही हैं। किसी के पास स्टडी टेक्स्ट है तो वो भी साथ साथ चेक करते जाओ। देखो पेज नंबर 17 पर 2 एग्जाम्पल्स आ रही हैं, अ कंपनी मेक्स के नाम से, अ कंपनी मेक्स। पेज नंबर 17 पर 2 एग्जाम्पल्स आ रही हैं। ये पेज नंबर 17 की दोनों एग्जाम्पल्स आपने करनी है, पहला होमवर्क, सही है? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, स्टडी टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं स्टडी टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। स्टडी टेक्स्ट भी होगी ना आप लोगों के पास, ICAP की जो है, ले आए ना सारी किताबें? और नोट करो जल्दी से, नोट करो पेज नंबर 17 पे चेक करना भाई, तुम्हारे पास यही आ रहा है ना? सही है ना? पेज नंबर 17 पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो दोनों करनी है। उसके बाद आप लोगों के पास जब चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है ना, तो सेल्फ टेस्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, सेल्फ टेस्ट में जो है वो 1.7 लिखो अपने पास, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16, 1.18, ठीक है? ये सवाल करने मैं वापस से बताता हूँ, 1.7 से लेकर 1.11 तक सारे। उसके बाद आपको मैंने लिखवाया 1.16 और 1.18, और इसके अलावा पेज नंबर 17 वाली 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है? इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो बस सैटरडे को होगी। वैसे तो देखो, वैसे शेड्यूल है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, लेकिन शायद इस हफ्ते और एक आधा हफ्ता जो है ना, मैं कैफ के पेपर्स आप लोगों से पहले सितंबर में होते हैं ना, उनकी क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, तो हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन वैसे पूरी कोशिश होगी कि सैटरडे को हो जाए। अच्छा, हाँ, मुहर्रम की भी छुट्टियां आ रही है ना। चलो, तो फिर मैं आप लोगों को कुछ मजीद होमवर्क दे दूंगा। अब जिसने ग्रुप पर अटेंडेंस लगा दी है वो जा सकता है, और जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो रुक जाना। ग्रुप पर अटेंडेंस मैं देख लेता हूँ। अहमर कौन है? अहमर तुम जाओ, ठीक है? मोहम्मद वारिस जाओ, उरूज अब्बास जाओ, वानिया खान जाओ, अहमद रजा यासीन, अनुषा अजीज, सही है? जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो किसी अपने दोस्त के मोबाइल से करवा दो मैसेज। हाँ, बंद कर दो।